लाइव बच्चे तो बहुत कम आते हैं क्लास में। कल जितना भी हम लोग पढ़े थे, ईमानदारी के साथ बताना सभी बच्चों को समझ में आया था कि नहीं? आया था कि नहीं? तुमने पढ़ा था क्लास की नहीं? इधर आओ, बैठो आकर आगे। अरे तो आगे आ जाओ, क्या दिक्कत? अरे मैं राक्षस नहीं हूं, मैं भी इंसान ही हूं। आओ आगे बैठो आकर। आपसे कुछ विशेष चर्चाएं होती रहेंगी। आओ। डरते क्यों हो, पहले ये बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे हैं, फटाफट से अपने हालचाल बताएंगे। नहीं आ रहा है, इधर इसको बंद कर दो। आपको समझ में आया था कि नहीं? कौन आएगा? तो आपको कैसे पता कि आएंगे? अच्छा अच्छा, तो खोल दो दरवाजा और तुम इत्मीनान से बैठ जाओ, ठीक, बिना किसी टेंशन के। दिल को मत बिठा लेना, कहने का मतलब दिल बैठने लगे। सबसे मेन अहम चीज होती है कि एक ही दिन पढ़ाई नहीं करनी है। तुम पीछे वाले भैया, क्या नाम है तुम्हारा? मैं 2-3 दिन नाम पूछूंगा, फिर नाम नहीं पूछूंगा। आ जाओ, दरवाजा बंद कर देना। पीछे वाले बच्चे कौन है? रितेश, कहाँ से हो? अच्छा, अगर आपको मैंने कल जितने पॉइंट बताए थे उसमें से एक पूछ लूं, बता दोगे? बताओ। स्टैटिक्स। हाँ ठीक है, हम समझ के बता दोगे। तुम भैया साइड वाले, अरे क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नहीं नहीं, नाम बताओ पहले अपना। क्या नाम? मेहता? पंडी मेहता? अच्छा अच्छा। ए, नाम ऐसा है कि मैंने मेरे तक नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, कहाँ से हो? अच्छा, 12 से। तुम ये बताओ मुझे कि 5 स्टेजेस हमने बताए थे, उसमें से 2 स्टेजेस के नाम बता दो स्टैटिक्स के। ठीक, तुम बताओ। इन्होंने कलेक्शन बता दिया, उसके अतिरिक्त तुम घूमते बहुत हो, पहली बात रात में। हाँ, मैंने देखा कल तुम्हें। बताओ। हाँ ठीक, तुम बताओ बाकी। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से हो? 12 से। अच्छा, श्याम ओम का है नाम रखो, हरिओम क्यों रखियो? नाम अपना हरिओम क्यों रखा? अच्छा हाँ, सही बात है, तुम्हारा क्वेश्चन सही है। अब बताओ, इन्होंने कलेक्शन बताया, उसने ऑर्गेनाइजेशन बताया, एनालिसिस बताया, बाकी जो बचे 2 बताओ। हाँ, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन क्या होता है? नाम क्या है तुम्हारा? तुम बताओ। ये पांचों अगर ना हो तो स्टैटिक्स होगा? नहीं होगा। क्यों? अच्छा, किसी फर्म का अगर भविष्य बताना है तो स्टैटिक्स कैसे काम करेगा? चलो तुम डेफिनेशन बता दो स्टैटिक्स के, क्लास तो करे थे ना कल? हाँ हाँ, समझ गए, टूटी पोटी बता दी है, विकलांग परिभाषा। हाँ, मीनिंग बताओ स्टैटिक्स के। अरे ये तो अर्थ बता रही हो स्टैटिक्स का, मैं मीनिंग, पूरा मीनिंग पूछ रहा हूँ। स्टैटिक्स अगर एक लाइन में तुमसे कोई पूछे, क्या बताओगे स्टैटिक्स क्या है? हाँ ठीक है, चलो इतना बता दिया तुमने। बस बस, हम समझ गए। अब मैं अगर पूछूं लिमिटेशन क्या है स्टैटिक्स की? हाँ, नहीं नहीं, वो 5 स्टेप तो अलग चीज हो गई। लिमिटेशन में पूछ रहा हूँ कि स्टैटिक्स कहाँ पर खत्म हो जाती है, या किन चीजों पर स्टैटिक्स चर्चा नहीं करता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हाँ तुम बताओ। अच्छा, क्वालिटेटिव प्रिंसिपल क्या होता है? क्वालिटेटिव प्रिंसिपल नहीं, लिमिटेशन बताओ। तुमने सही बताया, तुमने भी सही बताया और तुम्हारे पड़ोसी ने भी सही बताया, मगर क्वालिटेटिव प्रिंसिपल या क्वालिटेटिव वेरिएबल होता क्या है? आप अपने पड़ोसी को देख के बताओ, इसमें क्या क्वालिटेटिव वेरिएबल है? आपको कुछ नहीं लगा? क्या लगा बताओ? पैसे चोरी करती रूम में? भाई, रूममेट ऐसे होते हैं कि नहीं होते? मान लो किसी को बिस्किट खाने, किसी को डेयरी मिल्क लेना 20 रुपए की, नहीं मिल रहे, चलो इसी की पॉकेट से निकाल दो। क्या मतलब? क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी चीज का जिसमें न्यूमेरिक चीजें हम ना बता सकें। जैसे मान लो कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत तेजी से बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है तो नहीं हमने बताया, बहुत तेजी से बताया। इसका मतलब ये क्या है? क्वालिटेटिव है, जनसंख्या बढ़ रही है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ठीक है,
हाँ बहुत सही है, अनुमान लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। आप लोग पहले इनको लिख लोगे, फिर मैं एक एक करके इनको समझा दूं। ठीक, सबसे पहले लिखने का काम कर लो, फिर मैं एक एक करके आपको 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं 7 तो समझा दूं या बताओ एक एक करके समझा दूं? जैसे एक लिखो तो एक समझा दूं। चलो पहले एक साथ लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अरे पहले लिख तो लो, एक काम जल्दी निपटा लो, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको समझा के निकलूंगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर दूं एक भी पॉइंट। क्या कर रहा है? कॉपी सही ढंग की बना लेना, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, 20-25 पेज लिखवाऊंगा बस। हाँ मैं समझ गया, एक कॉपी पे 10-15 सब्जेक्ट लिख रहे हो, कौन है? आ जाओ, ये प्री पीजी डबल है हो? हाँ आ जाओ, बंद कर देना दरवाजा। नए हो तुम लोग एडमिशन? तो आज की क्लास में नए हो? अच्छा, कल कहाँ तुम लोग गए थे, भंडारा चल रहा था? हाँ, मन नहीं होगा आने का? हाँ, बच्चे, विद्यार्थी जीवन में तो मन सबसे बड़ा होता है। अच्छा, इसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने आप को विद्यार्थी नहीं मानते, मतलब स्टूडेंट नहीं मानते अपने आप को? अरे कोई इंस्टा किंग होता है, कोई फेसबुक किंग होता है कि नहीं होता? हाँ स्टेट, हाँ ये पहली स्लाइड है, इनको लिखना है पहले आप लोगों को, फिर मैं इनको समझाऊंगा। ठीक है, घबराना नहीं, कल अगर नहीं आए होगे तो पहला वीडियो जरूर देख लेना जाके। देख लिया था? हाँ तब ठीक। लिखने का प्रयास थोड़ा जल्दी करना, ताकि हम बहुत अच्छा समझा सकें, जल्दी निकल सकें। और आज का ही ये लेंदी आपको लगेगा, फिर तो इतना सिंपल स्टैटिक्स लगेगा आपको, हालांकि है नहीं सिंपल, मगर मैं प्रयास करूंगा कि सिंपल बनाने का उसको। ठीक है, स्टैटिक तो अपने आप में खतरनाक सब्जेक्ट है। कैसे लिख रहे हो तुम? इसको नकल माना जाता है एग्जाम में, ये आदत बन जाएगी तुम्हारी। सीट के नीचे कभी भी कॉपी रख के नहीं लिखना। एग्जाम में अगर आप ओबलिंग भर रहे हो या पेपर हल कर रहे हो तो तुमको बुक कर सकता है एग्जामिनर, उसके पास पावर होता है। लिख लिया ये तीनों? लिखने की स्पीड बढ़िया बनाओ, क्योंकि आगे चल के नौकरी पा जाओगे, फिर तुम्हारे मन में एक बार जरूर उमंग आएगी, आरएएस की तैयारी क्यों ना कर लें। रहता है कि नहीं रहता? भाई बच्चों का सबसे मेन टारगेट जो रहता है आरएएस बनना, डीवाईएसपी बनना, एसडीएम बनना, कानून गो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ऐसी पोस्ट का तो सबका भविष्य रहता है। तो पहले एक नौकरी, फिर ये काम। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे तुमने प्री पीजी का एंट्रेंस दिया या यूजी का एंट्रेंस दिया, तुम्हारी रैंक अच्छी आ गई, फिर तुम हवा में उड़ोगे 1-2 साल तक। आईएएस की तैयारी करेंगे, आरएएस की तैयारी करेंगे, 1-2 साल बीएससी करोगे, बुखार डाउन हो जाएगा आपका, फिर एफएसओ की तैयारी करने लगोगे, एएफओ की करने लगोगे, सुपरवाइजर की करने लगोगे। फाइनल ईयर एक ऐसा आता है जिसमें सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, सही कह रहा हूँ कि नहीं? इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं? अब आपके पास कितनी समस्याएं होंगी, एमएससी में एडमिशन लेना तो लेना है, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी मोहल्ले में, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सब लोग गांव शहर से संबंधित हो, और हम लोगों को सब जानते रहते हैं कि हम करते क्या हैं, क्योंकि हम लोग बीएससी जब करते हैं तो सबको बताते रहते हैं कि हम बीएससी कर रहे हैं। चलो अब ये कुछ और पॉइंट्स हैं, ये भी लिख लो, फिर मैं इनके 7 कैरेक्टर्स आपको समझाऊंगा। और ये 7 कैरेक्टर पर ही पूरा स्टैटिक्स टिका हुआ है। अभी ये आज और कल की जो क्लास थी ये बेसिक थी, कल से अपना मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू करेंगे।
लैंग्वेज समझ पा रहे हो हमारे कि नहीं? मतलब हमारे शब्द सब समझ में आ रहे हैं कि नहीं तुम लोगों को? हाँ तो ठीक, यूपी वाला एक्सेंट तो नहीं लग रहा है? लिख डाला? सभी का लिख गया? कोई अभी हाथ चला रहा है? ये 2 लिख लीजिए। यहां से क्वेश्चन सीयूईटी जो एग्जाम आप देने वाले हो ना, 11 मार्च से संभवतः स्टार्ट होगा सीयूईटी का। अब तो इस बार सीयूईटी में खुशखबरी है, जनरल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, 75 का ही पेपर होगा एग्रीकल्चर का। सीयूईटी में जी जान लगा दो और कोशिश करो बीएचयू मिल जाए आपको। स्वर्ग है एग्रीकल्चर का। बीएचयू में पढ़ने वाले लोग अपने नाम के आगे आईएएस लगाते हैं, जानते हो क्यों? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, उस कैंपस का नाम है। आई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, ए मतलब एग्रीकल्चर, एस मतलब साइंस, आईएएस लिखते हैं वो। लिख डाला? अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखो पहला जो स्टेटमेंट है, स्टैटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। कहने का मतलब स्टैटिक्स में कभी भी अगर हम किसी फैक्ट पर बात करेंगे तो वो एग्रीगेट फैक्ट होगा। अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक्स कभी भी मुकेश अंबानी की, सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी की संपत्ति के बारे में नहीं बताएगा। मैं थोड़ा इसको एक स्लाइड ही ऐड कर लूं सीधा। जैसे जो ये पहला पॉइंट है इस पर मैं बताऊंगा एग्रीगेट फैक्ट पर। एग्रीगेट फैक्ट का मतलब क्या होता है? ग्रुप, किसी भी ग्रुप या कंपनी का ये एनालिसिस करेगा, कभी भी इंडिविजुअल का ये एनालिसिस नहीं करेगा। जैसे किसी भी कोई फर्म है, मान लो किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना है, जैसे एक व्यक्ति की हाइट हमें ज्ञात करनी है, तो ये स्टैटिक्स नहीं है, सीधा मैथ है। ठीक है, मैथ में हम एक व्यक्ति की हाइट देख सकते हैं। स्टैटिक्स क्या बताएगा? जैसे पूरी एक एनसीसी की टुकड़ी है, इस एनसीसी की जो बटालियन है आर्मर्ड है, इस पूरे आर्मर्ड की एवरेज हाइट अगर पूछी जाए तो ये क्या है? ये स्टैटिक्स है। एक पूरे बटालियन की अगर एवरेज हाइट पूछ ले कि मान लो 17 सोल्डर हैं इसमें, इस आर्मर्ड में, इन 17 की एवरेज हाइट क्या है? 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, जो भी एवरेज हाइट निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी स्टैटिक्स कहलाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अमूल, आप सब लोग पढ़ते होंगे, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड स्टार्ट हुआ था 50 लीटर दूध से, आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ गया है। मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहां है? आनंद, गुजरात। इस अमूल में पर डे मिल्क कंजप्शन कितना हो रहा है, इसको ज्ञात करना। या आज 27 फरवरी है, 27 फेब को कितना मिल्क इसका मार्केट के लिए गया, 28 को कितना जा सकता है 27 के अकॉर्डिंग, और 26 को कितना गया। ये सारी चीजें हम जो लेखा जोखा है वो स्टैटिक्स में ले लेंगे। परंतु क्या आपके एक पर्सनल, मान लो रामू की एक कोई भैंस है, इसका अगर मिल्क पर डे का कंजप्शन देखा जाए तो क्या स्टैटिक्स है? नहीं, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। तो स्टैटिक्स का पहला कैरेक्टर क्या कह रहा है कि स्टैटिक्स कभी भी किसी भी डेटा को कलेक्ट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, एनालिसिस करेगा, तो वो एक इंडिविजुअल फैक्ट नहीं होगा, एक इंडिविजुअल डेटा नहीं होगा, किसमें होगा? ग्रुप में होगा।
तो कभी भी स्टेटमेंट आ जाएगा स्टैटिक्स कैन डील इंडिविजुअल, तो ना क्या होगा, एग्रीगेट। इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता, ये एक इसका लिमिटेशन भी कह सकते हैं कि स्टैटिक्स कैन नॉट डील विद इंडिविजुअल अप्रोच या इंडिविजुअल वेरिएबल या इंडिविजुअल फैक्ट पर ये कोई एनालिसिस नहीं करता है। तो पहला पॉइंट अब बताओ सबको समझ में आ गया। इसका कैरेक्टर, कि स्टैटिक्स का लक्षण, कैरेक्टर का मतलब लक्षण होता है। हम लोग कहते हैं ना ये इसका कैरेक्टर खराब है, ये पैसा ले लेता है, उधार तो देता ही नहीं है, कभी बार बार फोन करना पड़ता है, तो उसका क्या है, उस व्यक्ति का वो कैरेक्टर है। ऐसे ये स्टैटिक्स का कैरेक्टर है। तो स्टैटिक्स का पहला कैरेक्टर हमने क्या देखा कि स्टैटिक वहीं पर हम अप्लाई करेंगे जहां पर हमें किसी चीज का एवरेज निकालना होगा या फिर हम किसी चीज का ग्रुप कलेक्शन करेंगे। इंडिविजुअल किसी भी चीज का हम स्टैटिक्स के तहत एनालिसिस नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क एक्सटेंट बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉजेज। अब इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना अपने को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 2014 में जो राइस का प्रोडक्शन हुआ वो 20 मिलियन टन, इतना हुआ नहीं, मतलब एक एग्जांपल में दे रहा हूं, 20 मिलियन टन है। और यही 2018 में जो राइस का प्रोडक्शन हुआ वो हो गया 40 मिलियन टन। यही 2022 में जो राइस का प्रोडक्शन हुआ ये 80 मिलियन टन हो गया। और 2026 का क्या हुआ, ये अनुमान लगाया गया किस हिसाब से कि भाई हर 4 साल में 2 गुना हो रहा था। जो राइस का प्रोडक्शन था हर 4 साल में 2 गुना हो रहा था। हम यहां पर जितनी भी एरिया में राइस ग्रो कर रहे थे, एरिया समान थी, एरिया इक्वल थी, उस एरिया में हम मैक्सिमम इनपुट लगाकर मैक्सिमम एफर्ट करके हम ये प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे थे। एवरी 4 ईयर प्रोडक्शन और डबल, सीधा डबल हो जा रहा था प्रोडक्शन। अब 2026 में हमने इन 3 आंकड़े, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे इसका हाइपोथेटिकल बता दिया। हाइपोथेटिकल जो वैल्यू बताई हमने वो कितनी बताई, 160 मिलियन टन। यही तो आएगा भाई, अनुमानित तो है, परंतु क्या गारंटी है कि इन 4 साल में रेनफॉल जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो इसके जो ये प्रोडक्शन है इसको इन्फ्लुएंस करेंगे बहुत सारे फैक्टर। यही दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके जो प्रोडक्शन को मार्क एक्सटेंट जो फैक्टर होते हैं वो क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। जो 160 आना चाहिए था एक्चुअली में ये हाइपोथेटिकल था, ये कोई क्लियर नहीं था कि 160 आएगा ही आएगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर, जैसे सॉइल, मान लो उस समय सॉइल क्या हुआ, डिग्रेड हो गई। 4 साल पहले फर्टाइल थी, हमने ध्यान नहीं दिया सॉइल को, सॉइल डिग्रेड हो गई। जब डिग्रेड हो गई तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा रेनफॉल, जब प्रॉपर रेनफॉल नहीं आएगी तो राइस क्या है, वाटर लविंग प्लांट है, उसमें प्रोडक्शन क्या होगा, डाउन हो जाएगा। दूसरी बात टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो भी दिक्कत है। एयर, बहुत ज्यादा मात्रा में एयर अगर चल गई तो पौधा गिर जाएगा, प्रोडक्शन उसका लो हो जाएगा। या डिजीज अटैक हो गया ज्यादा उस साल, या पेस्ट अटैक हो गया। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, इसके प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देंगे, इसके प्रोडक्शन को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो यही कहलाता है कि मार्क्ड होता है। कि जो पॉइंट है हमारा कह क्या रहा है कि स्टैटिक्स आर अफेक्टेड, जो स्टैटिक्स का हाइपोथेटिकल है वो अफेक्ट हो सकता है किससे, मार्क एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉजेज। एक कॉजेज नहीं, बहुत सारे कॉजेज की वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाएगा। परंतु अब स्टैटिक्स ये डिफाइन नहीं कर पाएगा कि सॉइल की वजह से कितना प्रोडक्शन कम हुआ। एक साथ बहुत सारे फैक्टर जो हैं इसके प्रोडक्शन को तो डिक्रीज करेंगे, परंतु अगर हम चाहें कि टेम्परेचर की वजह से राइस कितना कम हुआ तो ये नहीं बता सकते। ठीक है, पूरे ग्रुप का हम एनालिसिस करके बता सकते हैं कि इन 4 साल में हमारा 50 MT जो है कम हो गया और एक्चुअल में हमें कितना प्राप्त हुआ, 110, जबकि प्राप्त कितना होना चाहिए था, 160। तो सेकेंड पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया।
आज तो आ गया, आज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, हमेशा समझ में आ जाएगा। ये कहां चला गया एक पॉइंट, ये वाला सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया, पहला और दूसरा। आगे बढ़ा जाए, चलो मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। अब जैसे मैं बात करूं स्टैटिक्स की, मैं स्टैटिक्स को शॉर्ट में लिख दूं, ऐसे समझ जाओगे कि नहीं? ठीक, श्रीमती मत समझना इसका। तो एसटी का मतलब है स्टैटिक्स। अब ये हमेशा किस में डिनोट होगा? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू में हमेशा ये डिनोट होगा, कभी भी ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर में डिनोट नहीं होगा। न्यूमेरिकल जैसे अगर मान लो 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें जो एनडीए सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इस एनडीए पार्टी को कितना सीट मिला? तो 410 प्लस, मैंने बताया कि 410 प्लस सीट इसको मिलने वाली है। ये क्या है? हाइपोथेटिकल है। स्टैटिक्स क्या बता रहा है कि 400 प्लस जाएगी। मोदी जी भी रैली में बहुत बार बोल देते हैं इस बार एनडीए 400 पार, बोलते हैं कि नहीं बोलते? किस बेस पर बोलते हैं? स्टैटिक्स के बेस पर। कैसे? उन्होंने पूरे इंडिया के जो भी वोटिंग वाले पर्सन हैं उनका कलेक्शन कराया, उनको समराइज कराया डाटा पूरा, फिर उनको एनालिसिस किया अच्छी तरीके से, फिर उनको इंटरप्रेटेड करके तब प्रेजेंटेशन किया और उन्होंने बता दिया कि 400 प्लस जाएगी। अब इसमें बहुत से पार्टी कांग्रेस वाले भी बैठे होंगे आप लोग, ये मत समझना कि 400 प्लस नहीं जाएगी, ये मतलब एक एग्जांपल है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। ठीक है, मान लो उन्होंने बोला कि 410 प्लस जाएंगी, सारे न्यूज एंकर, सारे न्यूज चैनल वाले यही बता रहे हैं कि 410 प्लस जाना है। अब ये 410 को क्या कभी बोल सकता है कोई कि आधे से ज्यादा जाएगी? आधे से ज्यादा जाएगी। स्टैटिक्स कभी ऐसा नहीं बोलेगी हाफ से ज्यादा जाएगी या आधे से ज्यादा जाएगी, सीधा एग्जैक्ट वैल्यू पर बात करेगी। 410 प्लस, 370 प्लस, 280 प्लस या 470 प्लस, इस प्रकार बात करेगा, सीधा न्यूमेरिक में बात करेगा। या 2024-25 का जो खरीफ प्रोडक्शन हुआ, क्या ये कोई बताएगा कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया? कोई बुक या कोई स्टैटिक बताएगा कि बहुत ज्यादा इस बार प्रोडक्शन हुआ? नहीं, सीधा बताएगा कि 234.58 मिलियन टन इतना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, पूरा फूड ग्रेन इतना है नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सीधा एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू बताई जाती है कि नहीं बताई जाती? अब मैं मान लो मैं बात कर लूं कि प्री पीजी में हमारे पास 380 प्लस बच्चे ऑफलाइन है। कितने? 380 प्लस। तो ये क्या है? एग्जैक्ट हमने बोल दिया ना न्यूमेरिक। हमने ये थोड़ी ना कह दिया हमारे चारों कोने रूम के भरे हैं। भाई चारों कोने रूम के भरे मतलब कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, ये नहीं कहा हमने। स्टैटिक्स लगाया, कैसे लगाया? हमने क्लास अटेंडेंट को बुलाया, लिस्ट देखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 380 प्लस, तो हमने सीधा बता दिया 380 प्लस हैं, तो ये क्या कहला? स्टैटिक्स कहलाया। अगर मैं बोल देता कि पूरा रूम ही बच्चों से भरा है तो स्टैटिक्स नहीं होता। ये हमारी संभावनाएं होती, कैसा है? स्टैटिक्स हमेशा न्यूमेरिकल पर बात करेगा। उसके बाद रिलायंस, जो रिलायंस है इसने एक जियो निकाला 2015 में, इसने फ्री दे दिया सबको 1 साल के लिए, दिया कि नहीं दिया? उसके बाद क्या किया इसने? फ्री टॉफी खिला खिला के आदत डाल दी, फिर बराबर हर महीने तुम टॉफी खिलाओगे इसको। अब ये क्या किया? रिचार्ज कर दिया इस जियो ने। अब हम क्या देखते हैं, जियो में एवरी मंथ कितने का रिचार्ज होता है? मुझे तो याद भी नहीं, 239 मान लेते हैं एक महीने का, 1.5 GB वाला, 28 दिन का, ऐसे तो होता है कुछ। हाँ, तो 239 मान लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? हम ये कह सकते हैं कि 200 से अधिक रुपए का रिचार्ज होता है? नहीं होता, फिक्स वैल्यू है। ये तो 179, 199, 239 या और भी जो भी डिजिट होगी, तो जो फिक्स डिजिट की बात करेंगे तो वो स्टैटिक्स कहलाएगा। किसी भी फर्म को ले लो, कॉलेज का टर्नओवर कितना है, कोचिंग का टर्नओवर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, बजट 2024-25 में कितना आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगी। सरकार में मंत्री कितने हैं, ये भारत के राज्य कितने हैं, केंद्र शासित राज्य कितने हैं, सीधा वैल्यू आएगी। किसी भी
स्टेट में आपकी पॉपुलेशन कितनी है, कितना परसेंट एजुकेट है, कितना परसेंट अनएजुकेट है, तो ये सीधा वैल्यू आता है। ये नहीं आता है कि राजस्थान की कुल पॉपुलेशन का आधे से ज्यादा पॉपुलेशन एजुकेट है, नहीं, सीधा लिटरेसी रेट आती है तो 69, 68, 71 जितना परसेंट हो सीधा वैल्यू आपकी आ जाती है। तो जब भी कभी न्यूमेरिक डिजिट की बात करेंगे तो हम वहां पर क्या लिख लेंगे, स्टैटिक की बात कर लेंगे। तो स्टैटिक्स हमेशा न्यूमेरिक डिजिट पर बात करता है, कभी भी ये ऑनेस्टी वगैरह इन पर चीज चर्चा नहीं करता है। यही पॉइंट हमारा था थर्ड, हमेशा न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस करता है। कोई वैल्यू आएगी, इंड रिजल्ट जो भी होगा वो एक अंक में ही होगा, न्यूमेरिक में ही होगा। अब बताओ इन तीनों पॉइंट में कहीं भी आपको कोई डाउट हो, एक सिंगल बच्चे को भी, मुझे लगता है तुम्हें डाउट है कुछ, तो सो क्यों रहे हो? मेरी क्लास में सोना मना है, जानते हो क्यों? मान लो तुम सो गए, पड़ोसी हमेशा पेन ऐसे करके रखता है, ठीक, और ऐसे गिरोगे आंख चली जाएगी। शादी तो नहीं हुई ना? शादी हुई कि नहीं हुई? फिर नहीं होगी, क्योंकि एक आंख, अब तुम मान लो गए ससुराल, देख इसको रहे हो, बात उससे कर रहे हो, वो कैसे पहचानेंगे तुमको? एक आंख वाले का हाल यही तो होता है। तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो कभी भी सोना मत, हम इसलिए बच्चों को हमेशा मना करते हैं घर पे जाके 2 घंटे ज्यादा सो लेना, क्लास में नहीं सोना, नहीं तो एक आंख गवा बैठोगे। मैंने कुछ गलत बोला क्या? चलो अब देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। स्टैटिक्स आर एन्यूमरेटेड। एन्यूमरेटेड मतलब क्या होता है? फिक्स, मतलब अनुमानित की बात नहीं करता है। ये एन्यूमरेट का मतलब होता है संभवता या वास्तविकता। तो एक वास्तविक डेटा की बात कर लिए एन्यूमरेटेड की, और एस्टिमेटेड ये होता है एस्टिमेटेड। आप लोग क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते होंगे, सेकेंड एस्टिमेट डेटा, फोर्थ एस्टिमेट डेटा, अनुमानित जिसको कहते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो स्टैटिक्स हमें दोनों प्रकार के डेटा का नॉलेज कराता है, एक एन्यूमरेटेड, एक एस्टिमेटेड। इन दोनों में अब हमें यह ध्यान देना है, इन दोनों प्रकार की वैल्यू स्टैटिक्स में हम एक वास्तविक या संभावित डेटा की भी बात करते हैं और एक फिक्स डेटा की भी बात करते हैं। अब बात यह आती है कि एक्यूरेसी हम किसके आधार पे देख रहे हैं, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? तो इन दोनों में एक्यूरेसी ज्यादा किसकी होगी? स्टैटिक्स में एन्यूमरेटेड की, ठीक है। एस्टिमेटेड वाला सक्सेस होने के चांस रहते भी हैं, नहीं भी रहते हैं। तो कभी भी पूछा जाए कि स्टैटिक्स किस प्रकार के एक्यूरेसी पर बात करती है, तो एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्टार बना के लिखना, इस लिखा तो होगा परंतु इसको ध्यान रख लेना। ये पूछा गया है कि कौन से स्टैंडर्ड एक्यूरेसी की बात करता है स्टैटिक्स, तो एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड क्या होता है? एक फिक्स होता है, एक वास्तविक होता है, और एस्टिमेटेड का मतलब हम कोई एस्टिमेट करते हैं। जैसे घरों में होली दीपावली आती है तो बोलते हैं कि बजट एस्टिमेट बनाओ, कितना इस बार खर्चा आएगा। तो जो मम्मी वगैरह होती है ना, एटलीस्ट खर्चा करते हैं सिर्फ घरों के कामों में, बाकी उनके खर्चे नहीं रुकते कभी। सही कह रहे हैं कि नहीं? ऐसे ध्यान रखना, लेडीज के खर्चे जो होते हैं इंडिविजुअली होते हैं, कभी भी उसके, वो जब खर्चे ग्रुप में बांटेगी तो कम करके बांटेगी। उदाहरण आप मम्मी को ले लो, घर में जो सार्वजनिक चीजें, खाने पीने वाली जो चीजें आती हैं, याद रखना हमेशा पापा खरीद के लाते हैं मार्केट से। मम्मी कितना भी मार्केट जाए रोज, वो अगर लाएंगे भी तो ढूंढ के लाएंगे सस्ती चीज। गौर किया कभी तुम लोगों ने? कभी भी गौर करना, तो ये फैक्ट होता है। और इंडिविजुअली उनको अपनी अगर साड़ी खरीदनी है तो दुकान की सबसे महंगी चाहिए। और तुम्हारे लिए कभी अपने मम्मी के साथ शर्ट खरीदने जाना, छोटे थे तुम जाते थे ना सिस्टर के साथ, मम्मी के साथ, तुमको पसंद ही नहीं आ रही, इतनी बढ़िया लग रही है, खुद के लिए तो पूरी मार्केट छोटी पड़ जाती है। तो ये होता है, फैक्ट है कि नहीं बताओ? ये सही बात है, हम झूठ नहीं बोलते कभी भी। तो चौथा पॉइंट ये समझ में आ गया। पांचवा देखते हैं हम लोग, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब सिस्टमैटिक मैनर क्या मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम चाहे मीन का जिक्र करें, मीडियन का करें या मोड का करें, जब भी इनकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे या कोई भी और प्रॉब्लम हो, कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो एक सिस्टमैटिक मैनर से हम चीजें सॉल्व करेंगे। जैसे
डेटा को कलेक्ट करेंगे तो एक सिस्टमेटिक डेटा कलेक्ट करेंगे। ये नहीं जहां से मन आया वहीं से डेटा उठा लिए, 2014 का प्रोडक्शन उठा लिए, फिर 2021 का उठा लिए, उसके बाद 2017 का उठा लिए, ऐसा नहीं, एक सिस्टमेटिक 14, 16, 17, 15 एक सिस्टम से सारी चीजें कलेक्ट करेंगे। और यही स्टैटिक्स हमको सिखाती है। इसका जो 5वां फीचर है या कैरेक्टर है कि हमेशा सिस्टमेटिक मैनर के साथ सारी चीजें कलेक्टेड करना चाहिए। कोई भी कलेक्शन हो एक सिस्टमेटिक मैनर से करना चाहिए। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। हमने पहला पॉइंट आपको क्या डिस्कशन किया कि स्टैटिक्स कभी भी इंडिविजुअल एग्रीगेट पर बात फैक्ट पे बात नहीं करती, हमेशा एग्रीगेट फैक्ट पर बात करती है। कभी भी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेगी, हमेशा मैक्रो अप्रोच रहता है स्टैटिक्स का, माइक्रो अप्रोच नहीं रहता। मैक्रो मतलब ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ग्रुप के कोई भी कंपनी किसी भी फर्म के बारे में बात करेगा। दूसरा हमने क्या देखा पॉइंट स्टैटिक्स में कि जब भी हम कभी स्टेमेटिक हाइपोथेटिकल किसी चीज के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं तो उसको बहुत सारे फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, परंतु हम ये नहीं जान पाएंगे कि इंडिविजुअली फैक्टर के द्वारा हमें कितना लॉस हुआ। ये पता चल जाएगा कि जितने भी सारे फैक्टर हैं, मल्टीप्लिकेशनी जो कॉजेज हैं, उनके द्वारा हमें पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ, परंतु इंडिविजुअली फैक्टर कितना लॉस कर रहा है ये हम जान नहीं पाएंगे। तीसरा फैक्टर हमारा क्या कह रहा था, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। कभी भी स्टैटिकल वैल्यू निकालेंगे हमेशा न्यूमेरिकल अप्रोच में आएगी, कभी भी हिंदी में नहीं लिखा आएगा, अंग्रेजी में नहीं लिखा आएगा, हमेशा न्यूमेरिक डिजिट में आएगा। चौथा क्या कर रहा है, एक्यूरेसी। स्टैटिक्स जो डिफाइन करती है वो एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड एक्यूरेसी होती है। 5वां फैक्ट हमने क्या देखा, कभी भी स्टैटिक्स का जब हम प्रिंसिपल देखते हैं या सिस्टमेटिक नॉलेज गेन करते हैं तो एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं 6 और 7 पे। 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज। अब जैसे स्टैटिक्स है, हम कोई प्री डिटरमाइंड पर्पज है, मान लो पहले से ही हमको पता है कि हमें 2025 में किसी भी फर्म से इतना टर्नओवर लेना है, 25 CR। कोई कंपनी है, हमें पता है कि 2025 में हम क्या करेंगे, 25 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही हम मन में डिटरमाइंड करके रखे हैं कि हमें 25 करोड़ का टर्नओवर लेना है। तो हम इसी अप्रोच में सारे इनपुट लगाएंगे इसमें 2025 में कि हम इसका पहले 25 करोड़ अगर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि हमें 25 करोड़ टर्नओवर मिल जाए। उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें यहां पर लगा देंगे। तो यहां पर जो रूल आएगा वो स्टैटिक्स का अनुपालन करना पड़ेगा। स्टैटिक्स के जरिए ही हम कोई प्री डिटरमाइंड पर्पज को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिक्स यहां पर नहीं लगाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक्स यहां पर ये डिफाइन करती है कि कभी भी हम प्री डिटरमाइंड कोई हमारा पर्पज है उसको कैसे पूर्ण करेंगे, तो उसको हम कलेक्शन लेंगे उसका पहले। किसी भी फर्म में, स्कूल है, जैसे 2025 में 10th की क्लास में हमें 200 स्टूडेंट लेने हैं, 200 स्टूडेंट लेने हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपना एड बेहतरीन करेगा स्टैटिक्स के माध्यम से, हर एक गांव में डोर टू डोर ऐड करेगा, तब जाके वो ये जो प्री डिटरमाइंड है इसको प्राप्त करेगा। जरूरी नहीं है प्राप्त हो जाए, ये हाइपोथेटिकल है। हमने बोला ना स्टैटिक्स 2 प्रकार की एक्यूरेसी पर बात करता है, एक एन्यूमरेटेड एक एस्टिमेटेड। तो ये एक एस्टिमेटेड है कि 200 टारगेट हम पूरा कर लेंगे, नहीं भी कर सकता है। जब पूरा करने की बात कर रहा है ये प्री डिटरमाइंड है, ये भी स्टैटिक्स में आ जाएगा, ठीक है। अगले एक बात करते हैं, स्टैटिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कभी भी स्टैटिक्स में जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं या किसी का एवरेज निकालते हैं तो वो एक दूसरे से चीजों को रिलेट होना चाहिए। ये नहीं कि हम पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी बिना उसके इजाजत के कलेक्ट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। दोनों देश मिलेंगे, अपना इकोनॉमिक सर्वे प्राप्त करें, प्रदान करेंगे हमें, तब जाके हम दोनों देशों के बारे में जानकारी ले पाएंगे। या ये एक पॉइंटर, एक तुम्हारा पेन, दोनों की प्राइस पता होगी तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। ये तो 10 करोड़ का है, तुम्हारा 5 रुपए का है, कैसा कंपैरिजन। हालांकि 10 करोड़ का नहीं है, ठीक है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, इसको मानना है आपको कि ये 10 करोड़ का है, मानने में क्या जाता है, सही करेंगे नहीं। तो ये एक पॉइंटर, एक आपका पेन, इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए, तभी हम कोई भी स्टैटिक्स का अनुपालन कर सकते हैं। जब कभी भी किसी भी
फर्म का कोई चीज जानना हो या किसी स्कूल या किसी कोचिंग या किसी कंपनी के बारे में, तो उसके सारे डायमेंशंस का रिलेशन आपस में होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर रिलेशन ही नहीं होगा उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो ये तो थे 7th कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। अब हमने पूरा क्या पढ़ा कल से लेकर आज तक, इसको भी एक बार हल्की नजरों से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कल आपको क्या बताया, स्टैटिक्स लैटिन, इटालियन, जर्मन, 3 वर्ड जिनका मतलब पॉलिटिकल स्टेट या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पहले पुराने समय में लोग स्टैटिक्स को किस वे में प्रयोग करते थे ये भी बताया हमने। आज के समय में स्टैटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें चर्चा किए थे। फिर उसके बाद का जो अगला टॉपिक था अपना कैरेक्टर। अब मैं आप सब लोगों से एक जरूर चीज पूछना चाहूंगा कि कल से जो आज तक पढ़े हो, किसी भी सिंगल बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है मन में, किसी भी प्रकार की संशय शंका पूछ लेना, क्योंकि मैं कल भी बताया था कि 3 लोगों की समाज में कभी कोई इज्जत नहीं होती, एक स्टूडेंट, दूसरा भिखारी, तीसरा साधु। तो इन लोगों की इज्जत नहीं होती। कोई कह रहा है बच्चा छठा पॉइंट वापस कर दीजिए 6। अच्छा, प्री डिटरमाइंड माने, चलो बिल्कुल बता देंगे। जैसे मान लो तुम लोग इस बार एग्जाम देने जा रहे हो, प्री पीजी का 100 क्वेश्चन का एग्जाम है। आपने प्री डिटरमाइंड पर्पज अपना कुछ बनाया होगा कि मुझे 100 में 85 सही करने, 90 सही करने, या बहुत से ऐसे होंगे जो कुछ भी सही हो जाए, ऐसे भी होंगे ऐसा सही हो जाए कि हम नेगेटिव में ना आए। कितने ऐसे बच्चे हैं जो नेगेटिव वाले बात कर रहे हैं कि नेगेटिव से बच जाएं, कोई है? अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 80 प्लस सही करना चाहते हैं 100 में? एक लो, हाथ ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है इनमें। और इधर तो बहुत कॉन्फिडेंस वाले बच्चे बैठे हैं, जिसको बोलते हैं साइलेंट कॉन्फिडेंस, जो कभी भी वायलेंस होता ही नहीं है कब पता, पूरी बात नहीं तुम सुने थे, मैं बता रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मौन रहना सही है, शांत रहना सही है, हमें तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक हम मौन रहने से बेटर ना बोलने योग्य हो। बात को समझे? जब तक आपके अंदर के शब्द मौन रहने से अच्छे ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए, तब तक शांत रहना चाहिए। हमेशा अगर मौन रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अपने में तो बात करते होगे, अपनी टोली में, मैं अपनी टोली की बात कर रहा हूं। जैसे आपने डिफाइन कर लिया, प्री डिफाइंड 90 नंबर लाने, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे होगे, आधा घंटा पढ़ के सो जा रहे होगे। कितने ऐसे बच्चे जो आधा घंटा पढ़ भी लेते हैं? मैं बता दूंगा कि बच्चे कॉपी नहीं उठा के देखते हो। जैसे ये जैकेट वाला बच्चा, मैं गारंटी करता हूं कि रोज नहीं देखता होगा ये। सही कह रहा हूं कि नहीं? कौन सा चैप्टर पढ़े हो? कौन सा बताओ तो, कौन सा टॉपिक? प्लांट ब्रीडिंग एग्रोनॉमी में तो आता नहीं इसका मतलब तुमने लाइब्रेरी में कुछ और पढ़ा। कहते नहीं लाइब्रेरी में 30% बच्चे पढ़ने जाते हैं, 70% बच्चे लाइब्रेरी में समय और वाईफाई का यूज करने जाते हैं। ये फैक्ट है, सच बात है। मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी बहुत पहले समय में, 21-22 में। तब लाइब्रेरी का क्रेज बहुत हुआ करता था, अब तो डाउन हो गया। कुछ बच्चे 2 घंटे पढ़ते होंगे, कुछ 4 पढ़ते होंगे, कुछ 8 घंटे बच्चे पढ़ते होंगे। तो ये क्या है? स्टैटिक तो हाइपोथेटिक किए कि अगर हम 8 घंटे में इतना पढ़ लें तो हमारा इतने नंबर आ जाएंगे। हमने क्या किया, एस्टिमेट किया कि 8 घंटे बराबर 240, नहीं 240 तो कम हो गया, 480 मिनट। 480 मिनट में अगर हम इतना याद कर लेते हैं एक दिन में, तो 30 दिन में इतना याद कर लेंगे और 4 महीने में इतना याद कर लेंगे। क्या लगाया आपने? स्टैटिक्स लगाया। तो यही छठा पॉइंट कह रहा है कि जब भी कभी हम कोई वैल्यू को प्री डिटरमाइन करेंगे तो एक एस्टिमेट वैल्यू लाएंगे अपने पास। ठीक है, अब ये फंक्शन हमें याद नहीं करने, फंक्शन सब आपको याद हैं। अगर आपने पूरा समझ रखा है तो आपको सारे फंक्शन याद होंगे, अगर समझ रखा है तो, नहीं तो आपको ये याद नहीं होंगे। अब बताओ, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इट प्रेजेंट फैक्ट इन अ
डिफिनाइट फॉर्म कि जो स्टैटिक्स है वो हमेशा प्रेजेंट करता है डिफिनाइट फॉर्म को। इसका मतलब समझ में आया? जैसे मैं बात करूंगा, एक किसी फर्म का उदाहरण लेता हूं, जैसे कोई राजस्थान के एक कंपनी का नाम उठा लेते हैं, चंबल फर्टिलाइजर। कहां है? कोटा। एक कोई चंबल फर्टिलाइजर है, ठीक है। इसने 2023 में 500 मिलियन टन यूरिया का निर्माण किया। कितना? 500 मिलियन टन यूरिया का निर्माण कर दिया। अब ये कंपनी चाह रही है कि 2025 में हम 850 MT यूरिया का प्रोडक्शन करें। कितना? 850 MT यूरिया का प्रोडक्शन करें। तो अब ये क्या है, ये हमें क्लियर पता चल रहा है कि 850 मिलियन टन ये प्रोडक्शन करेगा। तो यही है स्टैटिक्स का पहला फंक्शन, कि कभी भी स्टैटिक्स हमें उलझा हुआ रहस्य नहीं बताती है, सीधा डिफिनाइट फॉर्म होता है। सीधा हम समझ लेंगे कि ये डिफिनाइट फॉर्म है, इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू हमको दे देगी। इसलिए मैं कह रहा था कि इसके फंक्शन नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी चीजें बता चुके हैं हम। ये स्टैटिक्स हमेशा सीधा एक वैल्यू आपको देगा कि हाँ इतना आया। कोई मान लो एक कोई स्कूल है, वहां से 10th का जो पासिंग मार्क निकला वो 95% निकला। मतलब वहां 100 बच्चे पढ़ रहे थे, जिसमें से 95 क्या हुए? पास हो गए। 5 बच्चे हमारे जैसे क्या हुए? फेल हो गए। तो क्या हुआ? 5 बच्चों की फेल वाली लिस्ट में आ गए बच्चे, 95 पास हो गए। तो 95 क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है, डिफिनाइट है। हम इसको देख सकते हैं कि उस स्कूल का 95% रिजल्ट क्या हुआ? सकारात्मक गया। उसके बाद एक कोई सोनालिका ट्रैक्टर है कि नहीं? पढ़े होंगे आप लोग, देखे भी होंगे, सोनालिका इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। तो सोनालिका ट्रैक्टर एक जो थर्ड 750 जिसपे लिखा रहता है 52 HP का होता है। कितना? 52 HP का, मतलब 52 हॉर्स पावर का होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इसको आप मल्टीप्लाई करते रहना, मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया 52 हॉर्स पावर। तो ये क्या है? जितने भी सोनालिका थर्ड 750 होंगे सारे के सारे क्या होंगे? 752 HP के होंगे, सॉरी 52 HP के होंगे 750 वाले। तो अब ये क्या है? स्टैटिक्स का डिफिनाइट फॉर्म। इसने डिफिनाइट कर दिया कि जो सोनालिका 750 है कितने हॉर्स पावर का होगा? 52 हॉर्स पावर का होगा। मतलब 52 घोड़ों की ताकत इसके अंदर होगी, एक ट्रैक्टर के अंदर। अच्छा, कंपनी वाले छिपा लेते हैं 5-6 हॉर्स पावर। क्यों छिपा लेते हैं? उसका कारण होता है। मान लो कंपनी लिख के दे दे कि 52 हॉर्स पावर का है, ये होता एक्चुअली 56 का है, ठीक। अब 4 छिपा लिया, आप लाए और उसको अप्लाई कर दिया 52 घोड़े की ताकत के बराबर। मान लो ये रोड का होता है, खेत में उतना काम नहीं कर पाया, तो आप उस पर क्लेम कर दोगे। तो इसलिए कंपनी थोड़ा छिपा के ही रखती है। जाओ ट्राई करो जाके, 6 हमने छिपा लिए, उतना भरपाई कर देगा वो। तो इसलिए कंपनी थोड़ा होशियार भी होती है। और कभी बाइक खरीदने जाओ तो माइलेज रोड का मिलता है। वो जानते हो कौन से रोड का माइलेज होता है? जहां पे बाइक खरीदते हो वो फर्श जो उसका फ्लोर होता है उसका माइलेज होता है। आप अपनी वाली रोड पे लेके आना, उसका माइलेज उतना नहीं मिलता जितना लिख देते हैं। जैसे साइन एक्सपी का माइलेज कितना लिखते हैं? 85 लिखते हैं शायद मेरे हिसाब से। तो 85 देगा? नहीं देगा, 55 पे खत्म हो जाता, 55, 60, 65 पे। तो ये क्या है? एक डिफिनाइट है, एक वैल्यू है। ये नहीं स्टैटिक्स कहेगा कभी भी। मान लो किसी भी एक दुकान है, उसमें जूतों के नंबर की संख्या बतानी है, तो कुछ इस प्रकार से अब इसमें मोड आपको ज्ञात करना है। तो मोड आप क्या लिख सकते हो? 6 नंबर ऑफ रिपीटेशन। क्या होता है? मोड होता है। जितनी बार जो ज्यादा आए वो क्या होगा? मोड। तो मोड एक वैल्यू डिफिनाइट है 6। अब ये तो नहीं कह सकते इनमें से कोई एक होगी, ऐसा नहीं कह सकते ना कि एनी वन पार्टिकल्स आर मोड, नहीं कह सकते। ओनली फॉर 6, क्योंकि ये 6 क्या है? रिपीट हो रहा है। तो इसी का मोड हमारा हो गया 6। अगर हम इसका मीन निकालना चाहें तो कितना आएगा? तो मीन कितना है? टोटल इनको काउंट कर लेंगे और जितने वेरिएबल होंगे उससे
डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा मीन हमारा, मान लो 17 आया, ये क्या है, एक मीन है हमारा। तो स्टैटिक्स हमेशा डिफिनाइट फॉर्म पे चर्चा करता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन, हमेशा कंपैरिजन की बात करता है। कभी भी डेटा हमने कल बताए थे 3 कैरेक्टर होने चाहिए डेटा में, एग्रीगेट, एवरेज और कंपैरिजन, और तीनों यहां पर आएंगे आपके साथ, एवरेज, कंपैरिजन और एग्रीगेट तीनों आ जाएंगे। एग्रीगेट कैरेक्टर में हमने पढ़ लिया। तो हमेशा कंपैरिजन की बात करती है, कल हमने बात भी किया था कंपैरिजन की, कि 2 फर्म का कंपैरिजन कराया था। जैसे आज भी मैं बताता हूं 2 अलग अलग, जैसे अंबानी और अडानी, नाम भी एक जैसे लगते हैं, दोनों फर्म में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे पैसे में चल रहे हैं। तो इन फर्म में कंपैरिजन हो सकता है, 2 समान चीजें हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों एक इंडिया को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो दोनों के फर्म को हम एक दूसरे से कंपैरिजन कर लेंगे। तो कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे? तो उसमें भी हम स्टैटिक्स का रूल लगाएंगे। जैसे ये है अंबानी, ये है अडानी, इन दोनों फर्म के बारे में हमें कंपैरिजन करना है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इनकी नेटवर्थ क्या है और इनकी नेटवर्थ क्या है, ठीक है, इनके एसेट कितने हैं, एसेट आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इनके एसेट कितने हैं। अब किसी के एसेट ज्यादा भी होंगे, किसी के कम होंगे, तो उसी एसेट के अकॉर्डिंग इनका क्या होगा, नेटवर्थ होगा, नेट प्रॉफिट होगा। फिर अब हम देखते हैं इन दोनों का नेट प्रॉफिट क्या है, ये चीजें, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एम्प्लॉयर कितना है, ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी इनकी कितनी है, प्रोडक्ट कैपेसिटी कितनी है। इन सारी चीजों का जब हम एनालिसिस कर लेंगे तब जाके हम इन दोनों का वैल्यू निकाल पाएंगे कि ये कंपनी घाटे में चल रही है, एक कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, दोनों में थोड़ा एवरेज अंतर है, बहुत समान सा अंतर है, जो अगर कोई चांस मार गया तो ये आगे, चांस मार गया तो ये आगे। अक्सर हम लोग देखते होंगे कभी अडानी आगे तो कभी अंबानी आगे, ये कैसे पॉसिबल होता है? हम लोग कैसे बता लेते हैं? जो फोर्ब्स पत्रिका होती है, विश्व की जो मैगजीन होती है फोर्ब्स, ये विश्व के अरबपतियों की सूची जारी करती है। कैसे जारी करती है? स्टैटिकल अप्रोच लगा के, ठीक है, कंपैरिजन करके एक दूसरे की, तब ये जाके बता पाता है। मार्क जुकरबर्ग आज 4थे नंबर पे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है इस समय, कोई बता सकता है? माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया की दूसरे सबसे ज्यादा पैसे वाली कंपनी एप्पल। हमारा टाटा जी इतनी मारुति कार, एक्सयूवी कार, उसके साथ ट्रक, बस सब बनाते हैं, तब भी 10 के बाहर हैं। और एप्पल फोन बनाता है, लैपटॉप बनाता है, और दूसरे नंबर पे। अच्छा, उसकी भी तो कीमत एक बाइक से ज्यादा होती है कि नहीं होती है? और एप्पल का डिमांड कितना है? आज का जो यंगस्टर जो जनरेशन है, खासकर बॉयज में, तो आईफोन का तो क्रेज बहुत ही ज्यादा है कि नहीं? वो डबल कैमरे, ट्रिपल कैमरे, प्रो, प्लस, सिंपल, इनमें दुनिया जा रही है। अच्छा, ये आईफोन का क्रेज जानते हो कब से बढ़ा? जब से इंस्टा रील बनने लगी। अच्छा, इंस्टा रील वाले ने क्या किया, वो दूसरे का आईफोन लेके बना लेते थे रील। अब हम लोगों ने सोचा कि इनके पास है, शुरुआत की बात कर रहा हूं, बाद को तो वो प्रॉफिट करके ले ही लिए उससे। शुरुआत में यही हुआ। जैसे हमारे एक यूपी का बंदा है, वो इंस्टा रील बनाता है, तो उसके पास हर एक प्रकार की गाड़ी, तो मैं भी सोचता था पुराने समय में कि यार इसके पास होगी। जब मैं उसके गांव के एक बंदे से मिला तो उसने कहा नहीं, वो तो लखनऊ में जाके गाड़ी के सामने बैठ के या किसी से बोल देता है 5 मिनट के लिए मुझे रील क्रिएट करनी है, तो वो बन जाता है। तो हमने सोचा इसके पास इतनी भयंकर भयंकर गाड़ी, रेंज रोवर, मर्सिडीज, और ये थार का जमाना चल रहा है ना, जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ उसके बाद से थार चलने लगी। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया कंपैरिजन वाला। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इट हेल्प्स फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। किसी भी चीज का अगर हमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस निकालना है, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि अभिकल्पना करना आगे की, भविष्य की, या किसी भी वैल्यू का हाइपोथेटिकल वैल्यू निकालना, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना, तो ये हमें हेल्प करता है स्टैटिक्स, किसी भी चीज का हाइपोथेटिकल वैल्यू ज्ञात करने के लिए। अब ये फंक्शन आपके पेपर में कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएगा कि
सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैटिक्स। आपका क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इट प्रेजेंट फैक्ट इन अनडिफिनाइड फॉर्म, पहला स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट ये सारे करेक्ट वाले आ जाएंगे, पहला आ जाएगा अनडिफिनाइड। तो जो बच्चा स्टैटिक्स को रटा रहेगा वो यहां पर मर जाएगा बिना पानी, ठीक है। क्यों मर जाएगा? क्योंकि वो वहां पर उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएगा, ये रियल बात है। स्टैटिक्स में सवाल भी होते हैं, सवाल से डर तो नहीं लगेगा, बड़े आसान होते हैं सवाल, तो बहुत आसान होते हैं। सवाल का मतलब ये होता है, अभी मैं एक कहानी बताऊंगा सवाल की, आप समझ जाओगे। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना किसी भी चीज की। जैसे हमने अभी प्रोडक्शन की भविष्यवाणी की थी, 2026 में 160 होगा, तो ये भी स्टैटिक्स का कार्य है कि भविष्यवाणी करना भी इसका होता है। कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज, स्टैटिक्स की मदद से हम कोई ना कोई पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी इस समय इस टर्नओवर पे चल रही है, तो भविष्य में इन फ्यूचर हम अगर ये पॉलिसी लेकर आए तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये प्रॉफिट हो सकता है, अगर हम लॉस में चल रहे हैं तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, फायदे में जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इतने पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं जो अगले टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। मन में कोई भी छोटी सी बात भी मत छुपा के रखना, तुरंत पूछ लेना जो समझ में ना आए, क्योंकि बाद में जब मैं पूछूंगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। सब्जेक्ट कठिन नहीं आपको लगेगा ये, फिर मैं आपको इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाद में टॉपिक कवर कराने के बाद लिखा दूंगा पेपर में, तो वहीं से गारंटी क्वेश्चन आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बाकी सब्जेक्ट को समझना सीखो, क्योंकि आगे चल के आपको ये एमएससी में पढ़ना पड़ेगा माइनर सब्जेक्ट के रूप में, और सबसे ज्यादा बैक एमएससी में आती है। अगर आप एग्रोनॉमी से भी एमएससी करोगे तब भी ये पढ़ना पड़ेगा, एक माइनर सब्जेक्ट में स्टेट तो लेना पड़ता है। और अच्छा खासा प्रोफेसर आ गया प्योर मैथ स्ट्रीम वाला। अच्छा, इसका जो प्रोफेसर होता है एग्रीकल्चर का नहीं होता, ध्यान रखना। ये जो पढ़ाता है सब्जेक्ट वो एग्रीकल्चर का प्रोफेसर नहीं होता, वो मैथमेटिक्स से स्टैटिक्स होता है, और वो फिर बाट लगा देता है अच्छे से, ठीक है। लिख गया सभी का ये? कल का जो अपना टॉपिक डिस्कशन करेंगे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहां से क्वेश्चन एक बनने के चांस रहते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी हिंदी जानते हो क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, तीन टाइप के हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ते हैं।
मीन, मीडियन, मोड। एक तो इनमें रिलेशन आता है, और तीनों में ये आता है कि सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन डिनोट करता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कितने प्रकार के आएंगे? सबसे पहले तो इनके मेरिट डिमेरिट या इन पर आधारित एक क्वेश्चन आ जाएगा न्यूमेरिकल टाइप का, और न्यूमेरिकल भी आएगा तो बड़ा आसान बनता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। मैं तो उम्मीद करूंगा न्यूमेरिकल ही आ जाए, तो इसमें वैल्यू रखनी पड़ती है। अब न्यूमेरिकल कुछ बच्चों को तो कठिन लगेंगे, जैसे ईमानदारी से बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल का नाम लेते ही उनमें बुखार आता होगा 200-300 फारेनहाइट का? कितने ऐसे बच्चे हैं? ईमानदारी से बताना, मैं जान जाऊंगा जब न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो। ये छिपाने की बात नहीं है। एक अच्छा इधर देखो, अब बता के बता दिया देखो कोई ऐसी बात नहीं। महाभारत में अर्जुन जी का स्वयंवर होता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वो जगह पड़ती है कामपिल्ले, फर्रुखाबाद से अलग हुआ जिला कासगंज, नाम सुने होंगे शायद आप लोग। तो कामपिल्ले पांचाल महाजनपद हुआ करता था जब 16, तो उसकी पूर्वी राजधानी, उत्तरी राजधानी बरेली जो आज वर्तमान में है, दक्षिणी राजधानी कामपिल्ले हुआ करती थी। वहीं पांचाल नरेश की जो लड़की थी द्रौपदी, उनका स्वयंवर था। तो स्वयंवर में अर्जुन भी भाग ले रहे थे, मतलब पेपर देने गए थे। पेपर में क्वेश्चन ये था कि पानी भरे थाल में चलती हुई मछली की आंख में तीर मारना। अर्जुन रोते हुए अपने गुरु के पास गए, गुरु द्रोण, कि गुरु जी ये तो क्वेश्चन आपने क्लास में भी नहीं कराया, ना ही एक्सरसाइज सीट में दिया था, और पेपर आपने जितने भी कराए कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, मैं क्या करूं, तो फेल हो जाऊंगा। तो द्रोण ने बोला कि अरे मूर्ख, ये तो क्वेश्चन मैंने तेरे डाउट सेशन में सॉल्व किया था, कि तुम ये क्यों देख रहे हो कि मछली तैर रही है, पानी है, सीधा आंख पे टारगेट बनाओ, फालतू की चीजें मत देखो, सीधा आंख पे टारगेट बनाओ। कहने का मतलब था जब भी कभी न्यूमेरिकल आए तो आपको एक चीज जरूर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल पर कितना भी कठिन सवाल हो आप फटाक से लगा दोगे। न्यूमेरिकल कभी भी आए तो जो गिवन डेटा होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है, उसको फाइंड आउट कर लो, लिख लो सीधा, जो जो दिया दे रखा है कि क्या क्या वैल्यू दे रखी है, पूछ क्या रहा है आपसे, आस्क क्या है उसकी, क्या पूछ रहा है, ये आप क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब आप दिमाग दौड़ाओ, आपको फार्मूले तो याद ही रहते होंगे, इतना जैसा मुझे पता है। मान लो उसने कुछ पूछ लिया, XYZ जो भी पूछ लिया, अब आपके दिमाग में आ गया ये वाला फार्मूला इसके बराबर ये होता है। अब आप ये फार्मूला जब लिख दोगे, फिर उसमें क्या करना रह जाएगा, वो डिजिट रख के गुणा करनी पड़ेगी या भाग करना पड़ेगा, काट पीट करना पड़ेगा। तो दो चीजें बच्चा क्वेश्चन को समझने में गलती करता है, आखिर में क्वेश्चन कह क्या रहा है। अच्छा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते समझने में, टुकड़ों में तोड़ लो। हिंदी खतरनाक हो जाती है मैथ की, मैथ तो इंग्लिश में ही समझना आसान होता है। अच्छा, हम लोग 12th तो हिंदी मीडियम से ही किए होंगे सभी लोग। इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं जो 12th इंग्लिश मीडियम से किए हैं? कोई नहीं है? हम भी हिंदी मीडियम से, हमारे यूपी में इंग्लिश मीडियम है ही नहीं। एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह इंग्लिश मीडियम से होता है, ये हिंदी मीडियम। तो कभी भी न्यूमेरिकल की वैल्यू आएगी, मैं गारंटी लेता हूं किसी को न्यूमेरिकल का डर नहीं होगा, ठीक, बशर्ते आपका जो मन है ये पॉजिटिव होना चाहिए, जिंदा। मैं पॉजिटिव नहीं बात करता, मैं जिंदा की बात करता हूँ। स्टूडेंट क्लास में जिंदा अगर है तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो उसको हरा दे। अच्छा, सब्जेक्ट हमें हराता कौन है जानते हो? जब हम सौतेला व्यवहार करते किसी सब्जेक्ट के साथ, जैसे रिश्ते, मान लो कल को इस बच्चे की लड़ाई इस बच्चे से हो गई, इस वाले बंदे से हो गई, अब ये मन में सोच लिया कि पहले ये बोलेगा, ये सोच लिया पहले ये बोलेगा, अब दोनों नहीं बोल पा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, दरारें आ गई मोन्टमोरलोनाइट खनिज की वजह से, जैसे कपास की काली मिट्टी में दरारें आती है, तो वो दरारें आ गई, अब वो नहीं भरने वाली, गैप हो गई, रिश्ते खत्म हो गए, फिर सौतेला व्यवहार होने लगा। घरों में क्या होता है, कहीं रिश्तेदारी में मान लो मामा के घर आप 5 साल से नहीं गए, तो क्या आपके मामा का मन आपके ऊपर चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। तो ऐसे ही आप जिस सब्जेक्ट को कठिन मानते हो, वास्तविक रूप से सोच के देखना, क्या आपने वास्तविक उसको टाइम दिया उतना जितना आप जिसको आसान मानते हो उसको दिया आपने टाइम? अगर टाइम दिए होते तो वो कठिन ही नहीं होता। अच्छा, ये कहना आसान है, करना कठिन होता है। इसे आप भी यहाँ आके बोल दोगे ऐसा करो वैसा करो, अप्लाई करना थोड़ा कठिन होता है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे मान लो आप सोच लो कि आप
4 रुपए कमा रहे हो, क्या आपकी लाइफ उस 4 रुपए से कट जाएगी? नहीं कटेगी। तो आप सोचोगे कि हम 5 रुपया कमाएं, सोचोगे? सोचते भी होगे। ऐसे ही सब्जेक्ट में आ जाओ कि अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। 5वां भी आपको पढ़ना है, टाइम देना है। आप टाइम का मैनेजमेंट करना सीख लो, सारे सब्जेक्ट, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे पैथो हो, सब याद हो जाएगा। जैसे आपको सबसे आसान लगता होगा एग्रोनॉमी, हर एग्रीकल्चर वाले बच्चों को लगता है। क्यों लगता है जानते हो? क्योंकि हमेशा से तराजू का पलड़ा उधर ही भारी रहता है जब भी बात आती है कि एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी। और वास्तविकता वो भी अच्छा नहीं होता, ये भी सच है, ये कड़वा सच है। वो क्यों नहीं अच्छा होता है? क्योंकि हम लोग ईगो में रहते हैं एग्रोनॉमी को लेकर कि वो तो मेरा कोर सब्जेक्ट है। और अक्सर वही नदियां सूखती हैं जिनकी मात्र नदियां बहुत ज्यादा पानी लिए हुए रहती है। ठीक जैसे गंगा नदी, गंगा की सहायक नदियां हमेशा सूखती हैं, मेन नदी कभी नहीं सूखती। तो हम लोग थोड़ा घमंड में आ जाते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनके माँ बाप के पास अथाह पैसा होगा, गिनने भर का पूरे सदस्य कम पड़ जाएंगे गिनने के लिए आ जाए, होगा ना। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पैसा होगा, तो वो थोड़े घमंड में भी होंगे, यार मुझे क्या है, मैं तो मौज लेने आया हूं उदयपुर, 1 साल बाद मौज लेके चला जाऊंगा। कौन सी मौज ले पा रहे हो तुम? कोई नहीं ले पा रहे। ले पा रहे? बता, अच्छा वास्तविकता बताना। और मैं उदाहरण जो नदियों वाला दिया था वो उसी पर आधारित था कि कभी भी माँ बाप के पैसे से घमंड मत करना। पैसे के मामले में अगर बात करें, राहुल गांधी के पास पैसा कम है? ईमानदारी से सोचना, पैसा कम है क्या? बहुत पैसा है भाई। भारत की दूसरी पार्टी है और 60 साल तक उन्होंने बैटिंग किया, बहुत रन बनाए, अब फील्डिंग आ गई उनकी। अब बीजेपी वाले बैटिंग कर रहे हैं, कितने देर तक नहीं आउट होते हैं वो तो डिपेंड करता है अंपायर पे, कब उंगली दे दे आउट का। तो अब उनकी फील्डिंग आ गई, उन्होंने बहुत सारे रन बना दिए, बहुत। क्या राहुल गांधी के पास पैसे की कमी है? नहीं है। परंतु इज्जत है? नहीं है। तो बाप का पैसा ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमारी पर्सनल रिस्पेक्ट कितनी है। वो कैसे बनेगी? खुद की वैल्यू से बनेगी। दूसरी बात, अच्छा राहुल गांधी की भी दिक्कत नहीं है। अभी तक क्या होता था, मेरिट पर सिलेक्शन होता था कांग्रेस में। नेहरू जी बने, इंदिरा जी बन गई, राजीव जी बन गए, उसके बाद और भी लोग आए जो बन गए। अच्छा, पहली बार एंट्रेंस एग्जाम लागू हो गया राहुल गांधी से। एंट्रेंस का मतलब अब कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो गया चुनाव में। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट की बात थी, इसको इलेक्शन से मत लीजिएगा। तो जैसे बहुत से बच्चे नहीं घमंड करते हैं कि मेरे पापा मैनेजर है, मेरे पापा ये हैं वो हैं। तो पापा हैं, तुम क्या हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, पापा तुम्हारे दोस्त 2 गुना बड़े, वो जब वो चीज कर ले गए और हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तुमको नहीं कह रहा हूं मैं, एक जनरेशन को बोल रहा हूं कि ऐसा कभी सोचना ही मत कि हमारे पापा के पास क्या है। ये सोचना कि हमारे पापा के पास वक्त है हमारे लिए, ठीक है, जो हमको दे रहे हैं। बहुत से माँ बाप होते हैं नहीं बात करते हैं, सप्ताह सप्ताह हो जाता है बच्चों से बात नहीं करते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो शाम को बात जरूर करते होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से रोज बात कर लेते हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को ये बोलते हैं मम्मी रुको थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं, फोन कट करके फिर दूसरी जगह फोन करते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं? कोई नहीं है? तब ठीक, बहुत अच्छे हो, फिर तुम लोग आज इतना ही मिलते हैं।